वेल फ्रेंड्स, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, किसी भी बोर्ड से हो या फिर किसी भी कंपटीशन में बैठने की आप तैयारी कर रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि डिटरमिनर्स होता क्या है, डिटरमिनर्स की परिभाषा क्या है, डिटरमिनर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, डिटरमिनर्स के यूज क्या होते हैं और डिटरमिनर्स कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं तो आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आजाद तोमर अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं, इससे पहले कि मैं इसे परिभाषित करूं, मैं आपको यहां एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। तो 3 एग्जाम्पल्स यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब तीनों एग्जाम्पल में हम कुछ वर्ड्स फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस भी वर्ड से पहले ब्लैंक है उस वर्ड को देख लेते हैं एक बार। यहां पर हम मैन देखते हैं। मैन क्या होता है? आदमी। आदमी क्या एक नाउन है, संज्ञा है। इसी तरीके से आप यहाँ वाइट देखिए, यहाँ वाइट का मतलब सफ़ेद एक रंग है जो कि एक एडजेक्टिव की फॉर्म है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से नेबर क्या है आपका? नेबर एक संज्ञा है, पड़ोसी जिसे हम कहते हैं, एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसी तरीके से वाइफ क्या है? एक नाउन है। डॉक्टर क्या है? एक नाउन है। फादर क्या है? एक नाउन है। और एमपी क्या है? नाउन है। यानी कि आपने 2 बात अब यहाँ समझी, या तो नाउन है ये वर्ड्स और या फिर ये वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव है। ये 2 तरह के वर्ड्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर कुछ वर्ड्स हम यूज करेंगे जो इनसे पहले यूज होंगे और इनके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे या इनके मीनिंग को मॉडिफाई करेंगे या गवर्न करेंगे। तो कैसे? यहां पर मैन हु इज वियरिंग, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं द। इसके बाद अब यहां से शुरू करते हैं। द मैन हु इज वियरिंग वाइट कैप, सफेद टोपी। तो यहां इससे पहले हम इसको गवर्न करने के लिए एक लेटर यूज किया जाएगा, एक वर्ड यूज किया जाएगा जिसका मतलब है ए वाइट कैप इज नेबर, हमारा पड़ोसी है या मेरा पड़ोसी है, तो यहां पर यूज करेंगे हम माई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। वाइफ, किसकी वाइफ? इज, यहाँ पे डॉक्टर है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। इसी तरीके से अगले सेंटेंस की बात करूं तो फादर, तो फादर पे भी यहाँ क्या करेंगे हम? हिज या माई भी कर सकते हैं। तो माई फादर, एमपी ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, यहाँ पर यूज होगा एन। तो अभी आपने देखा कि नाउन और एडजेक्टिव को गवर्न करने के लिए या उनके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए या उनको क्वालिफाई करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वही वर्ड्स आपके डिटरमिनर्स कहलाते हैं। इसका मतलब दा भी डिटरमिनर्स है तो ए भी डिटरमिनर है, माई भी डिटरमिनर है तो हिज भी डिटरमिनर है, एन भी डिटरमिनर है। ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटरमिनर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। डिटरमिनर की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। वे शब्द जो किसी नाउन या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए या उनका नंबर, उनकी क्वांटिटी या पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपको बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में मैंने बताई है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे डिटरमिनर्स के काइंड्स की। देख सकते हो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स 5 प्रकार के होते हैं और मैंने उनको सेपरेटली आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट होता है वो होता है आर्टिकल्स, दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तीसरा पार्ट है पॉजेसिव्स, चौथा पार्ट है न्यूमरल्स एंड 5वां पार्ट है क्वांटिटेटिव्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो 5वां पार्ट है इसको हम कंबाइंड भी रख सकते थे और उसे क्वांटिफायर्स भी एक नाम दिया जा सकता था। प्रॉपर्ली आप समझे तभी उसका फायदा होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इनको सेपरेट लिख दिया। तो इसको सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस मैटर इज दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो हम बात कर लेते हैं सेपरेट जो काइंड्स है। पहला जो काइंड है उसकी हम बात करते हैं। आर्टिकल जो है 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं साथियों? 2 तरह के होते हैं और वे दोनों मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनिट और दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनिट। अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंडेफिनिट में आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके 2 आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल उनमें होता है ए और दूसरा आर्टिकल होता है उनमें एन।
और अगर मैं डेफिनिट आर्टिकल की बात करता हूं तो वहां पर एक ही वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है दा, और इसको हम कई बार दी का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दा, दी, दी। तीन तरह के प्रोनाउंसिएशन, तीन तरह के उच्चारण यहाँ पर होते हैं, दा, दी और दी। इस बारे में हम बात करने वाले आर्टिकल के चैप्टर में। अब हम बात कर रहे हैं ए एन का मतलब क्या होता है, दा का मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, ए एन का अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है वन और एक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वन का जो है एक वीक फॉर्म है, कमजोर अवस्था है। एक की जब कमजोर अवस्था का हम जिक्र करते हैं बेसिकली तब हम ए का यूज करते हैं, तब हम एन का यूज करते हैं। लेकिन दा का कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं है। ये क्या करता है, ये किसी भी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए, किसी भी नाउन को गवर्न करने के लिए, किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये यूज किए जाते हैं जनरलाइज करने के लिए और ये यूज किया जाता है पर्टिकुलराइज करने के लिए। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कैसे यूज होते हैं। आपने सुना होगा कि ए का प्रयोग उन वर्ड से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, और एन का प्रयोग उन वर्ड से पहले किया जाता है जो वोवेल से शुरू होते हैं। लेकिन मैं आज आपको यहां पर एक फैक्ट बता देता हूं कि यहां पर कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स से स्टार्टिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी वर्ड हो उसमें साउंड क्या आ रही है, उसमें ध्वनि किसकी उच्चारित हो रही है। वो ध्वनि वेदर वोवेल्स की उच्चारित है या फिर वो कॉन्सोनेंट्स की उच्चारित है। अगर वोवेल्स की साउंड प्रोड्यूस होगी तो आपको यूज करना है एन, ए एन, और अगर वहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है कॉन्सोनेंट की तो आपने यूज करना है ए। और इसके तो साथियों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और चारों में मैंने आपको अलग अलग तरीके से चीज समझाने की कोशिश की है। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ था और कॉन्सोनेंट से इसकी साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मैन। यहाँ पर इसकी जो साउंड है, जो ध्वनि है वो मैं, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है तो इसलिए क्या हमने यूज किया, ए यूज किया है। अब अगला आप वर्ड देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा वन आइड मैन। अब आप देख रहे हैं कि ये शुरू तो ओ से हुआ था लेकिन इसकी जो साउंड है वो वे साउंड है, ओ एन ई, वन। अन नहीं यूज करते हम, इसको कहते हैं वन। तो दैट इज वाई वी जस्ट यूज ए। इसके कारण, इसी कारण से, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो एक कॉन्सोनेंट की प्रोड्यूस हुई है तो हम यहां पर ए यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है यूनिवर्सिटी। तो यहां पर भी ये की साउंड उच्चारित हुई है जो कि एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हमने यहां वो भी होने के बावजूद भी ए यूज किया। अब हम यहां देख सकते हैं EUROPEN, तो इसका जो उच्चारण होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा यूरोपियन। तो यूरोपियन में फिर यह की साउंड आई है और यह फिर एक कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाता है, कॉन्सोनेंट, और इसलिए यहां पर हमने फिर यूज किया है ए को। तो अब आप ए का यूज समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम ए का यूज अलग अलग जगह उच्चारण के आधार पर, ध्वनि के आधार पर कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं कि ताकि आप समझ में आ सके कि किस तरीके से हम एन का यूज करेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एग है तो इसमें जो साउंड है वो ए या ई की साउंड क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पर एन यूज किया है। अब हम बात कर लेते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट में भी ई यूज किया गया है, एलिफेंट, तो ए यूज हुआ है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए यूज हुआ है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग एन बिफोर इट। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो वर्ड है, यहाँ पर जो इसका उच्चारण है वो आर है, आर। तो आर के सेंस में एच का जो उच्चारण था वो कहीं ना कहीं साइलेंट हुआ। तो जब साइलेंट हुआ तो हमने क्या किया, हमने ध्वनि के आधार पर ही वर्ड यूज करना था तो हमने यूज कर लिया एन, तो ये यूज हो गया एन आर। अब हम बात कर लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, यहाँ पे इसकी साउंड ओ है, एच नहीं है नहीं है। होनेस्ट हम इसको नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। तो जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं उच्चारण के आधार पर हमने यहाँ फिर पे एन यूज कर लिया। तो यहाँ पर ये जो 4 एग्जाम्पल्स आपने समझे, इसके बाद हम कुछ और फॉर्म्स है जहां पर हम ए और एन का यूज करके मैं आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये एक एब्रीविएशन फॉर्म है। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, अ BA, ही इज अ BA। अगर हमने इसी तरीके से एम में यूज करना है MA, तो आपने देखा यहाँ पे जो साउंड है वो एम है, एम यानी कि ए से शुरू हुई है। तो आप देखिए ये एक वोवेल का काम करिए, वोवेल की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन। तो आगे कुछ और सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे
CID हम यूज करें, CID, हमने कहा है वो एक CID ऑफिसर है, तो यहां पे C की जो है एक कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पर हम यूज करेंगे A। और यहां पर हमने यूज करना, मान लिया SDO यूज कर रहे हैं, SDO, तो यहां पर जो साउंड आई वो एस की हुई, ए और से, तो एस के साउंड होने के कारण से हम यहां यूज करेंगे एन। तो अब आप इसका अंतर समझ गए होंगे, जो एब्रीविएशंस कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू होते हैं उससे पहले हम यूज करते हैं ए, और जो एब्रीविएशंस आपके वोवेल्स की साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले शुरू करते हैं हम एन। तो मुझे यकीन है कि आपको ए एन का आपको ये समझ आ गया होगा डिटेल। अब बात कर लेते हैं आगे दा के यूज की। दा कैसे हम यूज करते हैं उसी के बारे में हम दा को हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और ये एक पर्टिकुलर सेंस में किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझे साथियों, ये जनरलाइज फॉर्म में होता है, कोई किसी के रूप में और ये विशेष के रूप में। अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा दा को। साथियों, दा का अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कोई फंक्शनल उसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्रयोग होता है वो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर उसके मीनिंग को पर्टिकुलराइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझनी है। अब हम यहाँ पर मैंने कुछ 4 सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए, उन 4 सेंटेंसेस के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सेंटेंस है, ए मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, मैन वाज ब्लाइंड। हमने बात की एक आदमी रास्ता पार कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, तो वो आदमी यानी कि हमने उस आदमी को स्पेसिफाई कर दिया। कौन सा आदमी? जो सड़क पार कर रहा था। तो यहां पर जो वर्ड यूज होगा साथियों, इसको स्पेसिफाई करने के लिए वो दा होगा। कौन सा वर्ड होगा यूज साथियों? दा। अब हम बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। ही इज बॉय हु वाज शाउटिंग। वह वो लड़का है जो चिल्ला रहा था। हमने उस लड़के को क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि वो लड़का है जो चिल्ला रहा था, यानी कि इसके बारे में हमें पता लग गया। तो यहां हम यूज करेंगे ही इज द बॉय। तो ये आपका क्या है? डेफिनिट आर्टिकल यहां पर यूज किया, इसको स्पेसिफाई करने के लिए इस वर्ड को। अगला सेंटेंस देखिए, गीता इज अ सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज। मैं आपको बता दूं, जितनी भी बुक्स के नेम्स होते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं या हमारी वे बुक्स होती है जो रिलीजियस बुक्स होती है, उन सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? दा का यूज किया जाता है। चाहे हम सपोज करो वेदास की अगर हम बात करें, द ऋग्वेदास, द सामवेदा, द यजुर्वेदा, द कुरान, द बाइबल, जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती है आपकी, उन सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? दा का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे कि सर ये तो एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले तो दा यूज होता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जीवित प्रॉपर नाउन होते हैं, सजीव प्रॉपर नाउन होते हैं, जिसमें कि नेम स्पेशली यूज होता है। जैसे मान लिया राम कहा तो राम से पहले हम दा नहीं लगाते, हमने मोहन कहा तो मोहन से पहले दा नहीं लगाते। लेकिन जब ये नेम किसी बुक को रेफर करने के लिए प्रयोग होते हैं या किसी न्यूज़पेपर को रेफर करने के लिए प्रयोग होते हैं, उससे पहले या फिर किसी बिल्डिंग को भी प्रेजेंट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं, रेफर किए जाते हैं, उस समय हम उनसे पहले दा यूज करते हैं। ये बात आपको समझनी है। आगे देखिए, ही रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। आपने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे मैंने दा लगाया है क्योंकि न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो दा का बहुत ही विशिष्ट प्रयोग होता है जो कि नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका विस्तार से हम आर्टिकल्स की वीडियो में समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स की। तो अभी आपने देखा कि यहां पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे। आप देखिए यहां पे मैंने दिस का यूज किया है और दिस के बाद मैंने यूज किया है बॉय का, यानी कि एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब बताऊं मैंने दिस बॉय, यह लड़का, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई लड़का हमारे पास बैठा हुआ है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि यह लड़का। दैट बॉय, वह, यानी कि दूर कोई लड़का बैठा हुआ है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं दैट बॉय। अगली चीज है दीज बॉयज, तो इसका मतलब है ये बहुत सारे लड़के, ये लड़के। तो जब हम अपने पास बैठे हुए बहुत सारे लड़कों की बात करेंगे तो दीज बॉयज का यूज करते हैं। दोज बॉयज, वे लड़के, वे बहुत सारे लड़के।
अब मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ लिख के बताऊंगा और कुछ अंतर वहां पर आपको बताना। देखिए साथियों, आप यहाँ दो सेंटेंस देख पा रहे हैं। पहला सेंटेंस है दिस बॉय इज माई ब्रदर, और दूसरा सेंटेंस है दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। तो यहां दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आप पूरी तरह से फोकस करिए एक बार। यहां पर आप देखिए पहले सेंटेंस में दिस का जो यूज है वो बॉय को, यानी कि बॉय क्या है, एक नाउन है, एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और दूसरे सेंटेंसेस में इसका प्रयोग हेडवर्ड के रूप में यूज किया गया, इसके बाद सीधा क्या आ गया, वर्ब आ गया। लेकिन यहां पे आपने देखा वर्ब कहां है, नाउन के बाद में। जब कोई वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, उस समय होता है वो एडजेक्टिव। और जब किसी वर्ड के बाद वर्ब आ जाता है उस समय उसका वर्क हो जाता है एज अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहां पर जो दिस बॉय है, यहां पर दिस का जो काम है वो एडजेक्टिव की तरह हुआ है, और यहां पर जो दिस का यूज हुआ है दिस इज अ माई ब्रदर, यहां पर दिस का प्रयोग प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं, और डेमोस्ट्रेटिव क्या होते हैं, वो प्रोनाउंस भी होते हैं। इसी तरीके से हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग भी आप इसी तरीके से सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप डेमोस्ट्रेटिव्स के बारे में जरूर सीख गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पॉजेसिव्स की। तो साथियों, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो वर्ड्स आपके सामने देख पा रहे हो, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे के सारे वर्ड पॉजेसिव्स है, और ये अधिकार प्रकट करने के लिए, जताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप पॉजेसिव वर्ड्स को नाउन से पहले प्रयोग करते हैं तो उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इनके बाद कोई वर्ड यूज नहीं करते, पहली तो बात ये होता ही नहीं कि इनके बाद वर्ड यूज ना हो, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में नाउन यूज होगा। लेकिन कुछ आपने देखा होगा कि आप यहां देख सकते हैं माइन एक पॉजेसिव वर्ड है, और इसमें क्या डिफरेंस है साथियों, ये एक एडजेक्टिव है। ये जो सारे वर्ड आप देख पा रहे हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, और ये जो माइन है या आवर्स आ जा या योर्स आ जा या हर्स आ जा या देयर्स आ जा, वे सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो आप देख सकते हैं इसके साथ जो भी हम यूज करते हैं वर्ड्स, जैसे मैं वर्ड्स यूज करके यहाँ पे दिखा, साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉजेसिव वर्ड्स लिखे हैं, और उसके बाद वे वर्ड्स लिखे हैं जो जिनको ये क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया है, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स आपके पॉजेसिव्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इस माई ने किसको स्पेसिफाई किया, सिस्टर को, आवर ने किसको गवर्न किया, कंट्री को, और इसी तरीके से योवर किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्रोदर को, इसी तरीके से हिज किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को, हर किसको मॉडिफाई कर रहा है, फादर को, और देयर किसको मॉडिफाई कर रहा है, मदर को, और इट्स किसको मॉडिफाई कर रहा है, कलर को। आपने देखा या तो ये नाउन है या फिर आपके एडजेक्टिव है। तो ये इससे पहले जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स अधिकार जताने के लिए यूज किए गए। जैसे पहले का अर्थ है माई सिस्टर, मेरी बहन, यानी कि मेरा अधिकार है, मेरी बहन है वो। आवर कंट्री, हमारा देश, यानी कि हमारा, हम सबका देश है, जिस जो कि हमारा एक पोजेशंस है। योर ब्रदर, आपका भाई, ये आपका पोजेशन है। हिज हाउस, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉजेसिव वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन के लिए यूज किए गए हैं। बात कर लेते हैं न्यूमरल्स की। साथियों न्यूमरल्स होते हैं तीन तरह के, डेफिनिट न्यूमरल्स, इंडेफिनिट न्यूमरल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। आप कहोगे कि न्यूमरल्स होते क्या है, जो वर्ड संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है इन्हें। दोस्तों ये भी आप समझे, कंफ्यूजन में नहीं रहना, ये न्यूमरल्स के नाम से भी जाने जाते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी जाना जा सकता है। तो ये तीन तरह के होते हैं, एक डेफिनिट होता है, दूसरा इंडेफिनिट और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डेफिनिट में दो तरह के आपके न्यूमरल्स होते हैं, एक कार्डिनल होते हैं और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल, तो साथियों आपने देखा मैंने कार्डिनल नंबर लिखे, कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लिखते चले जाओ, ये सारे के सारे नंबर कार्डिनल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्डिनल की। जो संख्या क्रमबद्ध आती है, क्रम से आती है, ऑर्डर में आती है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, और इसे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा,
ठीक है साथियों, नंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं, कार्डिनल में तो हम 80 भी बोल सकते हैं, फिर 90 बोल सकते हैं, 95 बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल की अगर मैं बात करूं तो 90 है तो 91st, 92nd, 93rd, इस तरीके से जब हम यूज करते हैं तो उसे हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। इसके अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट की। हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट न्यूमरल्स की, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स है, जैसे सम है, एनी है, फ्यू है, मैनी है, सेवरल है, ऑल है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें इंडेफिनिट न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है। सम का अर्थ होता है कुछ, एनी कोई। सम पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है, जबकि एनी यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। फ्यू कम, कुछ कम संख्या, मैनी कई, सेवरल अनेक, और ऑल बहुत सारे, सभी। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स है वो यूज किए जाते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल्स को प्रेजेंट करने के लिए। सम बॉयज वर प्रेजेंट देयर, कुछ लड़के वहां उपस्थित थे, तो यहां पर हमने जब प्लूरल सेंस होगी तो सम का यूज होगा। एनी बॉय वाज नॉट देयर, वहां पर कोई भी लड़का नहीं था, या हम इसे इसी तरीके से कह सकते हैं नो बॉयज वर देयर, या नो बॉय वाज देयर। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि नो भी हमारा जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स की। तो ये 4 वर्ड्स है आपके दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव्स के अंदर। आप समझ लें यहाँ पे आपके 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स आर गिवन हियर। आप समझे इन्हें, ईच प्रत्येक, एवरी हर, ईदर दो में से कोई एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं। जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स के नाम से जाने जाते हैं। ईच बॉय वाज मेकिंग ए नॉइस, प्रत्येक बच्चा यानी कि क्लास का प्रत्येक बच्चा, एक एक बच्चा, वाज मेकिंग नॉइस। इंडिविजुअली हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ईच बॉय इंडिविजुअली, ईच बॉय व्यक्तिगत रूप से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईच से। ईच बॉय वाज मेकिंग नॉइज। अगर हम बात करें एवरी बॉय वाज मेकिंग नॉइज, हर लड़का, सारे ग्रुप की हमने बात कर दी, पूरी क्लास की हमने बात कर दी। एवरी बॉय वाज मेकिंग नॉइज, लेकिन अंतर कोई नहीं है, दोनों के साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी। मुझे लगता है यह बात आपकी समझ में आ गई। ईदर या आइदर हम इसे कहते हैं दो में से कोई एक, और नाइदर इसका मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। तो आइदर का सेंस यूज होता है आइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट देयर, दोनों में से कोई एक लड़का वहां उपस्थित था। नीदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट देयर, दोनों में से कोई भी लड़का उपस्थित नहीं था। जब हम इनका प्रयोग इस तरीके से करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स का सही तरीके से डिटर्मिनर्स के अंदर प्रयोग करना सीख जाएंगे। अब हम बात की, आप यहां देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव्स के अंदर क्या आते हैं। मैं आपको बता दूं, जहां न्यूमरल्स के अंदर संख्याएं आती है वहीं क्वांटिटेटिव्स के अंदर आती है आपकी मात्रा को प्रेजेंट करने वाले वर्ड्स। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप समझ ले, बहुत ही इजी अप्रोच है इनकी और बहुत ही इजी आप इनको समझ सकते हैं इजीली। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटेटिव्स को लिखा है और उनके आगे वो वर्ड्स लिखे गए हैं जिनको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिनको गवर्न कर रहे हैं, या जिनकी वो विशेषता बतला रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ न्यूमरल्स का प्रयोग संख्या को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, वहीं पर क्वांटिटेटिव्स का यूज जो होता है मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। हम बात कर लेते हैं सम। अब आपका क्वेश्चन होगा सम तो आपने संख्या में भी किया था, तो साथियों बिल्कुल सम का प्रयोग संख्या को दर्शाने के लिए एज वेल एज क्वांटिटी दर्शाने के लिए भी किया जाता है। और ये जो क्वांटिटेटिव्स हैं इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, तो इनके नाम में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो सम राइस, कुछ धान, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, इसका सेंस आएगा कुछ। एनी राइस, ये पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर, यानी कि कुछ तो है। और यहाँ पर एनी राइस, आई डोंट हैव एनी राइस, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी नेगेटिव सेंस आएगी। और यहाँ पर इसका प्रयोग किया मात्रा को दर्शाने के लिए। अब देखिए लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, जहाँ फ्यू का यूज किया जाता है संख्या के दर्शाने के लिए, वहीं पर लिटिल का यूज किया जाता है मात्रा को दर्शाने के लिए। मच वाटर, अधिक पानी, ये दिस इज द मच वाटर, दिस गिलास हैज मच वाटर, दिस गिलास कंटेन्स मच वाटर। इस तरीके से रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। ऑल वेल्थ, हिज ऑल वेल्थ हैज रुइंड, उसका सारा धन बर्बाद हो गया। हिज ऑल वेल्थ हैज रुइंड।
अब हम बात कर लेते हैं होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, होल क्रॉप ऑफ द फार्मर वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल उसकी बर्बाद कर दी गई। अब इसी तरीके से एनफ देखिए, काफी मनी, ही हैज एनफ मनी, उसके पास काफी धन है। सफिशिएंट फूड, आई हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। अब बात करते हैं मोस्ट और वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोर एफर्ट्स, उसने अपने अधिक एफर्ट्स यूज किए, एक मात्रा से अधिक। तो साथियों अभी आपने ये पांचों को समझा, आपने आर्टिकल्स को भी समझा, आपने डेमोस्ट्रेटिव्स को भी समझा, आपने पॉजेसिव्स को भी समझा, आपने न्यूमरल्स को भी समझा, आपने क्वांटिटिव्स को भी समझा, क्वांटिटेटिव्स को भी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका मतलब जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी नाउन के नंबर, नाउन के पोजीशन, नाउन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा नाउन कौन सा है, या हमारे नाउन की संख्या कितनी है, हमारे नाउन की मात्रा कितनी है, तो इन सब के लिए यूज किए जाएंगे डिटर्मिनर्स। तो आपने आज डिटर्मिनर्स के बारे में जाना। साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। साथियों आज आपने डिटर्मिनर्स के बारे में जाना, डिटर्मिनर्स को सीखा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये वो चीजें हैं जो आपको आज नहीं पूरी लाइफ काम आने वाली है, आपको भी काम आएगी, आपकी अगली पीढ़ी, आपकी अगली जनरेशन को भी ये काम आने वाली है। और मैंने इसे कोशिश की है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और कोशिश की है, मुझे पता है कि मेरी कोशिश कामयाब रहेगी, क्योंकि आप जो है इस पर पूरी तरीके से अमल करोगे। इसकी एक्सरसाइज भी आपने करके देखनी है। तो मेरी कोई बात, मेरा कोई मेथड, मेरा कोई स्टाइल, मेरा कोई तकनीकी आपको अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपनी वीडियो में किस तरह के सुधार और कर सकता हूं। थैंक यू। इसी के साथ साथ